76 पर। बताओ ताई क्या है? कहानी। किसने लिखी? विशंभर, हाँ, विशंभर नाथ कौशिक ने। कहाँ के थे? पत्रिका का नाम चांद। ऐसे कई कहानियां मैंने बताई, सब तो बेटा कोई भी मैं खुद भी नहीं याद करती, लेकिन मेन तुम्हें बता दी जो PYQ में आई है, जिसकी उम्मीद है। चलो पेज नंबर 76 पर हम लोगों ने, जितना मुझे याद है, फर्स्ट हाफ का ऊपर का हो गया ये संस्कृत वाले, सेकेंड हाफ का ऊपर का भी हो गया। नाथ संप्रदाय पढ़ लिए थे? ठीक है। नाथ में मेनली एक आदमी का नाम आता है, इंडिया में गोरक्षनाथ या गोरखनाथ, हमारे यहाँ पर चौरंगी नाथ, जिसको हमारे लोकल लोग पूर्ण भगत कहते थे, जिनका जन्म स्थल है अस्थल बोहर। वहीं पर हमारी यूनिवर्सिटी है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। नाथ संप्रदाय के ही ये यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, नाथ का मतलब नाथ संप्रदाय के। चलो, तो ये हमने टेबल भी पढ़ लिया ऊपर तक का। ठीक है, अब नीचे है मुहावरे लोकोक्तियां। सेल्फ स्टडी बेटा अपने आप पढ़ लेना। तुमने गांव में बहुत बार अपने दादा परदादा के मुंह से ये शब्द सुने हुए हैं, एक आइडिया आता बहुत बार है, रीडिंग कर लेना। पेज 77 पे आओ। हरियाणा के प्रसिद्ध साहित्यकार, ये सेल्फ से पढ़नी है तुम्हें कहावतें अपनी। साहित्यकारों में तुम्हें सब कुछ आ गया, कुछ नया नहीं है। पहला टिक करो, राजा राम शास्त्री। पहला उपन्यास बोलो, झाड़ू फिरी, अंडरलाइन कर लो। पहला हरियाणवी उपन्यास। इनकी 2 किताबें और बताओ, ईख की खेती, प्रहसन, और एक क्या था? फफा कुटनी। अपने आप लिखो, यहां लिखो फफा कुटनी, फफा कुटनी। और एक और क्या थी इनकी? ईख की खेती, प्रहसन। ये इनके हैं तीनों, फफा कुटनी, ईख की खेती, प्रहसन, और सबसे पहला नॉवल हरियाणवी झाड़ू फिरी, राजा राम शास्त्री। याद है एक मुस्लिम आदमी की इसने छपवाई भी थी किताब की, चलो मैं छपवा देता हूं। नेक्स्ट एक करो, संत गरीबदास। अब बिना देखे याद करो, गरीबदास कहाँ के थे? छुड़ानी। 1717। इनका बेटा था जैतराम, और बेटे के समकालीन लोग इनको अपना गुरु मानते थे, बड़े आदमी थे। 25 किताबें लिखी थी ना जैतराम ने। अंडरलाइन करो, संत गरीबदास। जन्म छुड़ानी, झज्जर, 1717। फिर एक संप्रदाय चला था गरीबदासी इनके बाद। गुरु गोरखनाथ टिक कर लो, हरियाणवी राग और भजन। संत नित्यानंद कर लो, नित्यानंद याद है? इस गरीबदास के फॉलोवर थे बड़े। सत्य सिद्धांत प्रकाश और 12 खड़ी, यहां लिख लो पीछे। संत गरीबदास, गरीबदास को गुरु मानते थे। जैतराम टिक करो, इनका बेटा था। गरीबदास के पुत्र, 25 पुस्तकें लिखी। दयालदास टिक कर लो, जैतराम के समकालीन और गरीबदास के अनन्य भक्त, बेटे के साथ पैदा हुए थे लेकिन भक्ति करते थे पिताजी की। गुलाम कादिर टिक कर लो, प्रेम लहर, प्रेम वाणी कर लो इसको, रानी को वाणी, प्रेम वाणी, प्रेम प्याला, इंतखाब जोगे सागर। सादुल्ला, याद आए? 2 मुस्लिम आदमी, एक का नाम था अहमद अली बख्श थानेसरी और एक सादुल्ला। इन दोनों ने रामायण और महाभारत पे, दोनों मुसलमान हैं। टिक करो सादुल्ला, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। महाभारत, मेवाती क्षेत्र, यहां के थे साहित्यकार। ताऊ सांगरी लिखा है ना, उसको सांगी कर लो, काट दो इसको, ताऊ सांगी बोलते थे इनको। रुक्मणी विवाह, ये कैरेक्टर थे बेटा पुराने, इनके ऊपर ये एक्टिंग करते थे। रुक्मणी विवाह सांग करते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ताऊ सांगी ने, बस ताऊ सांगी टिक कर लो। हरिदास पढ़ लो बस, राजा रतन सेन के ऊपर इन्होंने एक्ट किया फेमस, ताऊ सांगी के समकालीन थे। सैयद गुलाम हुसैन शाह, इन्होंने राममाला, दाहिने हाथ का शंख, ये टिक कर लो, हाथ का कर लो, दाहिने हाथ का शंख सिर्फ पढ़ लो। बंसीलाल, राजा नल, नल दमयंती थे ना राजा रानी, राजा गोपीचंद, गुरु गुग्गा, ये किसकी बात कर रहे हैं? गोगा। कौन सी नवमी मनाते हो? गोगा नवमी, गुगा नवमी, कौन से महीने में? सावन, अगस्त के आसपास। और वो कौन से घोड़े पर सवार थे? नीला घोड़ा। बेसिकली थे राजस्थान के, लेकिन हमारे यहाँ भी मनाते हैं। और किससे रक्षा करते थे? सांप से, क्योंकि बारिश में सांप गाय को काटते थे। नेक्स्ट पढ़ लो, बंसीलाल हो गया। संत आत्मानंद सिर्फ पढ़ेंगे, हरियाणवी भाषा में असंध्य, असंध्य भक्ति के भजन, पद और गीत छोड़ दो।
अगला टिक करना अली बख्श, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। अली बख्श रेवाड़ी के थे, नाम मुस्लिम है, पढ़ के देखो। पद्मावत, कृष्ण लीला, यानी मुस्लिम ने भी हिंदुओं के लिए कई काम किए, सांग वालों ने। अहमद बख्श, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अहमद बख्श पूरा नाम क्या था? अहमद बख्श सानेसरी। अंडरलाइन करो रामायण, बस पढ़ लो। जयमाल, पन्ना, सौरठ, गूगा चौहान, पद्मिनी, रानी पद्मिनी। नीचे आ जाओ, स्वांग परंपरा। स्वांग हमारे यहाँ का ही है या यूपी से आया था? हाँ, वैसे ये यूपी, लेकिन अपने यहाँ, हमारे यहाँ किशन लाल भट्ट का नाम है, दीपचंद बहमन या बामन का, और एक सबसे बड़ा दादा लक्ष्मी चंद का। पहला टिक करो। संत कबीरदास और गुरु नानक के समय से प्रसिद्ध है परंपरा। तुम सब जानते हो कबीरदास, जिनका कहना था कि पत्थर और पहाड़ मत पूजो, सबसे बढ़िया मानवता का काम करो। और इनको इनके माता ने छोड़ दिया था ना, पानी में बहा दिया था, फिर ये नीमा नाम के एक जुलाहे को मिल गए थे। तो ये टिक कर लो, कबीरदास, गुरु नानक। 200 वर्ष पूर्व, पूर्ण लिखा है, पूर्व कर लो। किशन लाल भट्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किशन लाल भट्ट वर्तमान स्वांग की नींव रखी। फोक थिएटर का जनक, ये इंपॉर्टेंट है, लोक नाट्य का जनक, फादर हैं ये स्वांग परंपरा के। नाम क्या है इनका? किशन लाल भट्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगला, स्वांग की शुरुआत करते हैं माता भवानी के नाम से, अंडरलाइन कर लो। शुरुआत में जैसे हर एक अच्छे काम में किसी भगवान का नाम लेते हैं, इसमें माता भवानी का नाम लेते हैं। रेवाड़ी के अली बख्श, वेरी इंपॉर्टेंट, रेवाड़ी के अली बख्श ने स्वांग परंपरा को आगे बढ़ाया। अली बख्श अभी ऊपर आया तो था, अली बख्श। नेक्स्ट टिक करना, दीपचंद्र बहमन को शेक्सपियर ऑफ हरियाणा, इनके गुरु का नाम था छाजू राम, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके गुरु का नाम पूछते हैं, छज्जू राम या छाजू राम, किसके गुरु हैं ये? दीपचंद के, दीप के गुरु हैं छाजू राम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। पंडित लक्ष्मी चंद को सूर्य कवि या कालिदास कहा जाता है, और उनके गुरु का नाम है मानसिंह। दोनों किस जिले के हैं? सोनीपत के, यहां लिख लो। दोनों ब्राह्मण हैं, ये गौड़ ब्राह्मण, सोनीपत जिले के। इनके नाम की एक यूनिवर्सिटी है लक्ष्मी चंद के नाम पर, जिसका नाम है सुपवा, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। परफॉर्मिंग का मतलब एक्टिंग, विजुअल का मतलब टीवी फिल्म मेकिंग वगैरह। तो ये हमारी, सिर्फ हरियाणा की, हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, इसके नाम के आगे लिख दिया गया है किसका नाम? लक्ष्मी चंद। तो दादा लक्ष्मी चंद का जन्म स्थल तो सोनीपत है, लेकिन इनकी नाम की यूनिवर्सिटी है सुपवा के आगे रोहतक में। तो सुपवा रोहतक, यहां लिख लो ये बात, रोहतक की सुपवा यूनिवर्सिटी इन्हीं के नाम पर, रोहतक की सुपवा, उसको फुल फॉर्म लिख लेना, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग, जिसमें परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। ये यूनिवर्सिटी है स्टेट लेवल की आपकी, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, इसी को शॉर्ट में सुपवा कहते हैं। और बेटा ये हरियाणा की पहली सोलर एनर्जी से चलने वाली, कि यहाँ सारे सोलर पैनल, तो हरियाणा की फर्स्ट सोलर बिजली पर आधारित यूनिवर्सिटी कौन सी बनी थी? हाँ, अब तो कई बन गई, ये फर्स्ट थी सुपवा। चलो बताओ, अब बिना देखे बताओ, लक्ष्मी चंद के गुरु कौन थे? और इनके दीपचंद के? अगर कहें स्वांग परंपरा में फोक थिएटर का जनक कौन है? किशन लाल भट्ट है। किस माता की पहले एक वो करते हैं आराधना? भवानी की। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब आ जाओ तुम लोग, मुझे बताओ कोई सा आधा रह गया था या पढ़ा दिए थे वाले? एक बार चेक करो जरा, इंडेक्स पर आओ, इंडेक्स पर वापस, योजनाएं रहती है ना, इंडेक्स में देखो 1 2 3 4 5 6 तक कंप्लीट है, 7 भी, 7 कंप्लीट है। इसके बाद आज हमने पूरा कर लिया कौन सा? 14, 13वां भी पूरा पढ़ाया हुआ है। ठीक है, एक ये कह रहे हैं योजनाएं रहती हैं 62 से 65, ये भी कराती हूँ। इससे पहले एक और बचा हुआ है जितना मुझे याद है, 8वां चैप्टर आधा बचा हुआ है, देखना 7 कंप्लीट है ना? ठीक है, 8वां जो आधा है पहले उसको कर लेते हैं, फिर इसको करेंगे योजनाओं को। 46 पर आओ, बस अब ये किताब पूरी हो जाएगी कुछ दिनों में। 46 पर नदियों का टॉपिक पढ़ाया था मैंने, कहां तक पढ़ा दिया था?
फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया था, मारकंडा तक पढ़ा दिया था। ये टांगड़ी चेतांग ये पढ़ाई थी? नहीं पढ़ाई, चलो ठीक है। इसका मतलब सिर्फ मैंने महत्वपूर्ण नदियां पढ़ाई थी, जिनमें यमुना पढ़ाई होगी, घग्गर पढ़ाई होगी। ये फर्स्ट ही तो पेज पढ़ाया होगा, घग्गर नहीं पढ़ाई? अच्छा, तो बस इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। चलो, आज 2 टॉपिक आधे आधे पूरे करेंगे। नदियां थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है बेटा, कल आके कराऊंगी फिर, क्योंकि शुरू से 1 घंटा लगेगा नदी के टॉपिक में। आज हम पढ़ लेते हैं। एक तो आ जाओ हरियाणा की झीलें, पेज नंबर 48 पर। कुछ समझना नहीं है, नाम याद करने होते हैं। 48 पेज पर देखो, हेडिंग हरियाणा की झील, मिल गया? ठीक है, बोर्ड पर देखो एक बार। सब जानते हो झील 2 तरह की होती हैं, एक नेचुरल प्राकृतिक, और एक जो हम बनाते हैं मानव निर्मित। इंसान झील क्यों बनाता है? उसका टारगेट होता है पानी को इकट्ठा करना, तभी झील बनाएगा। ज्यादातर मानव निर्मित झील आपको वहां मिलेंगी जहां पहाड़ियां हैं। ऊंचे पहाड़ों पे तो झीलें अपने आप बन जाती हैं, लेकिन जहां छुटपुट पहाड़ियां हैं, हम अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे ये फरीदाबाद की बेल्ट में, या फिर हमारी मेवात की बेल्ट, या हमारी पंचकुला के ऊपर की बेल्ट, यहाँ की पहाड़ियों को, जिसको तुम कहते हो या तो शिवालिक की होंगी या फिर अरावली, इनकी हाइट बहुत ज्यादा तो है नहीं, तो यहाँ अपने आप कहीं कहीं पर छोटी झील अपने आप। झील बेसिकली बेटा एक नीचा एरिया ही तो होता है, जमीन का एक टुकड़ा। मान लो ये जमीन थी और इसका किसी पुराने 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले कोई उल्का पिंड आया, कोई बड़ा उल्का पिंड, और वो जब धरती पर गिरा, हम नहीं थे तब, वो धरती पर गिरा और धंस गया, वो जहां गिरा वहां गड्ढा बन गया बड़ा सा। ऐसी तो झीलें बनी है बहुत सारी। तो ऐसी झील जो अपने आप बनी हो उसे कहते हो प्राकृतिक। लेकिन कहीं कहीं पहाड़ियां होती हैं और वहां ऐसा नीचा इलाका नहीं होता, तो फिर वहां इंजीनियर्स अपना दिमाग दौड़ाते हैं कि आसपास की पहाड़ियों में जब बारिश होगी, इनका पानी बरसेगा, तो पानी नीचे अगर हम कहीं छोटा सा एरिया खोद दे तो वहां पे ये पानी इकट्ठा हो जाए और वो एक झील के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले टाइम में जब यहाँ पानी भरेगा तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे आसपास के किसान सिंचाई के लिए। ये हमारी प्लानिंग होती है, ये हम सोच समझ के करते हैं। तो मानव निर्मित झील भी हरियाणा में है और प्राकृतिक झील भी हरियाणा में है। जैसे झीलों के 2 प्रकार हुए, अब कौन सी कहाँ है सारी नहीं याद करनी, लेकिन कुछ झीलें बड़ी काम की हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट झील में पहली झील आती है जो बहुत ज्यादा बड़ी है, दमदमा। दमदमा झील 3,000 एकड़, 1 एकड़ मतलब 5 बीघे, तो सोचो कितने बड़े एरिया को कवर करती है हमारी कौन सी झील, दमदमा। इससे बड़ी झील हमारे पास नहीं है, ये हरियाणा की सबसे बड़ी, सब किताब में लिखा है, पहले सुन लो, ये सबसे बड़ी झील है और ये पड़ती है हमारे गुरुग्राम में। एक झील बहुत फेमस है, सूरज कुंड। आप सब जानते हो हर साल फरवरी के महीने में मेला भरता है, और ये मेला हमेशा से नहीं भरता था। हमारे सामने 1987, तुम लोग तो पैदा भी नहीं हुए, उससे 20 साल 22 साल पहले भरने लगा था। 1987 में इस सूरज कुंड मेले की खास बात क्या है, यहाँ पे कुंड का मतलब क्या होता है, कुंड तालाब टाइप ना, इसकी आकृति उगते हुए सूरज जैसी थी, तो इसका नाम पड़ गया सूरज कुंड। कहाँ बनाया गया था ये, फरीदाबाद। पुराने टाइम में तोमर राजा थे, तोमर राजाओं के टाइम पर इस कुंड का निर्माण किया गया लोकल लोगों के लिए कि भाई यहाँ पे पानी भर जाएगा तो ये लोग इस्तेमाल कर लेंगे। तो सूरज कुंड झील के कारण इसका नाम सूरज कुंड पड़ा, और ये आज क्राफ्ट मेले के लिए प्रसिद्ध है। क्राफ्ट मेला जिसमें हैंडलूम, हाथ से बना के कपड़े, या बहुत सारे रेडीमेड और ये मशीन से निर्मित कपड़े और बहुत सारे घर के सामान, एक तरह से प्रॉपर मेला भरता है। इस मेले की इंपॉर्टेंस ये है कि इसको हरियाणा टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संस्कृति मंत्रालय, बड़े बड़े डिपार्टमेंट है ना, ये सब मैनेज करते हैं। और पहले ये सिर्फ हमारा लोकल था, लेकिन आज हम प्राउड से कहते हैं इसमें कोई ना कोई हमारा सहायक स्टेट भी बनता है, कोई स्टेट, और कोई हमारा सहायक देश भी बनता है। बहुत बार अफ्रीका के देश, कभी ये आसियान की कंट्रीज, साल भर पहले प्लानिंग होती है, किसी 1 या 2 देशों को हम इनवाइट करते हैं, या वो अपने आप भी कहते हैं कि जी हमें यहाँ आना है। जैसे तंजानिया, केन्या, तो वो अपने गले की माला, अपने कपड़े, अपने जूते, अपनी स्पेसिफिक चीजें वो हमारे देश में लेकर आते हैं, और यहाँ इनको बेटा स्टॉल्स मिल जाते हैं। एक बड़ा मार्केट डेवलप किया गया है।
अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट के, जैसे जम्मू कश्मीर है वहां के पश्मीना शॉल रख देंगे, भाई उनकी खासियत है। मान लो हिमाचल है तो वहां की हिमाचल की एक अलग सी टोपी टाइप नहीं होती है, वो रख देंगे। बिहार है तो बिहार का, नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स हैं तो उनके अलग तरह के कपड़े होते हैं, वहां की बेम्बू यानी बांस से बनी चेयर टेबल, इस तरह की चीजें। एक प्रॉपर तरीके से सोचो, मेला भरता है जिसमें लगभग सारे स्टेट्स आते हैं, कोई एक दो स्टेट ज्यादा स्पेसिफिक बड़े स्टॉल की हकदार होती हैं, जिन्हें कहते हैं ये इस बार के सहायक राज्य थे, जिनको बड़े स्टॉल्स मिलते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस सोचो, इसमें राज्यपाल भी जाता है, सीएम भी जाता है, राष्ट्रपति, जो जिसका मन करे, क्योंकि दिल्ली से लगता इलाका है वो जा सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए है। लेकिन जब झील की बात कर रहे हैं तो ये तो एक्स्ट्रा में पढ़ लिया। अब हम झीलों पे वापस आते हैं। तो एक झील कौन सी फेमस है हमारी? सूरज कुंड। इसी के बिल्कुल पास फरीदाबाद में ही पड़ती है बड़कल झील। बड़कल झील ये जितनी शरीर में हड्डी हैं उतने एरिया में फैली है। कितनी है? 206। 206 एकड़ में फैली ये झील इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा पर्यटक यहाँ आते हैं। अगर पूछेंगे बड़ी तो किसका नाम लोगे? अगर कहेंगे मेला भरता है तो? लेकिन अगर कहें टूरिस्ट ज्यादा आते हैं तो बड़कल लेक। ये बेटा अरावली की पहाड़ियां है ना फरीदाबाद के पास, उससे घिरी हुई झील है। अब पता नहीं, पहले तो बोटिंग वोटिंग और बहुत सारा बढ़िया एक ये था, टूरिज्म का अच्छा स्पॉट हुआ करता था ये। हमारे यहाँ हरियाणा में एक पुराने टाइम की झील है जिसका नाम है कर्ण झील। अब सोचो ये कौन कर्ण होगा? महाभारत में पांडवों का एक और भाई था ना कर्ण, जिसको सूत पुत्र कहते थे क्योंकि उसके पिताजी रथ सेना के हेड थे। बाद में उसकी बेइज्जती जब की थी पांडवों ने, तब फिर दुर्योधन ने उसको एक एरिया दे दिया था कि हमारे इलाके का अंग, तो इसके नाम के आगे लिखा जाता था अंग। अंग एक प्रॉपर्टी थी बेटा। महाजनपद काल में 16 प्रॉपर्टी पड़ते हैं ना, उनमें से एक का नाम अंग भी है, चंपा जिसकी राजधानी थी। तो इसलिए कर्ण का इंट्रोडक्शन था अंग नरेश। कर्ण के नाम पर एक झील है क्योंकि कर्ण इसमें हमेशा सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते। और एक फेमस बात थी कि जब ये स्नान करके निकलते, रास्ते में कच्चा रास्ता था, वहां जो खड़ा होता, जो जो मांगता, ये उसको दान कर देते। इस झील से आते वक्त जिसने जो मांग लिया, कर्ण ने कभी दूसरा थॉट नहीं दिया, सोचा नहीं कि क्या कह रहा है, जो कहा वो दे दिया। इसलिए कहते हैं कर्ण क्या कहलाया? दानवीर। दानवीर कर्ण। इसी का नाम है चक्रवर्ती झील। चक्रवर्ती झील। तो कर्ण झील ही चक्रवर्ती झील है और ये बहुत बड़ी नहीं है, 17 एकड़ के आसपास इसका एरिया है। एक बहुत बड़ी और फेमस झील हमारे कुरुक्षेत्र में है जिसे कहते हैं ब्रह्म सरोवर। भगवान ब्रह्मा ने कहते हैं यहां से मिट्टी निकाल के इस पृथ्वी का, इस धरती का निर्माण किया। स्वयं ब्रह्मा ने यहां से मिट्टी निकाली थी और यहाँ पे कहते हैं भगवान शिव जी भी विराजमान हुए थे। इसीलिए इस ब्रह्म सरोवर में एक मंदिर है, एक मंदिर है जिसका नाम है सर्वेश्वर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर। और इस तक पहुंचने के लिए एक पतली सी पगडंडी टाइप की पानी के ऊपर ही बना रखी है। इसकी खास बात क्या है? पहले तो ये कच्चा था, फिर बाद में इसको चारों तरफ से पक्का करवा दिया। अब कभी भी आप जाएंगे तो आपको यहाँ सीढ़ियां मिलेंगी जिसमें आप उतर के और यहाँ तक पहुंच सकते हैं। जब भी कभी बहुत बड़ा ये भरता है ना गीता महोत्सव, हर साल नवंबर दिसंबर में, इस टाइम पर यहाँ इतनी ज्यादा बड़ी मात्रा में लोग दिए जलाते हैं जिसको बोलते हैं दीपदान। अगर आप कभी गए हो तो बेटा लाखों 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 दिए जलते रहते हैं। वहां दिए रखे होते हैं, कुछ नहीं करना होता, बस आपको माचिस जलानी होती है। और शाम के टाइम जब वो दिए जलते हैं ना, बीच में वो इतना सुंदर ब्रह्म सरोवर और बीच में वो छोटा सा मंदिर, तो इसकी सुंदरता देखने लायक होती है। ये ज्यादा फेमस हो गया जब से हम क्या मनाने लग गए? गीता महोत्सव। और इसकी खास बात, ये चारों तरफ से पक्का है। इसको बहुत बड़ा एरिया है, घूमते घूमते थक जाओगे चारों तरफ। इसकी कई बार लंबाई चौड़ाई पूछ लेते हैं तो 3600 गुणा 1500 फीट, इतनी इसकी लंबाई और चौड़ाई है। यानी बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ है। कौन सा सरोवर है ये? तो सरोवर भी तो झील में ही आता है। आ गया समझ में ये? हाँ, हरियाणा में कुछ झीलें हैं छोटी छोटी, जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है और जो सिर्फ तब भरती हैं जब वर्षा ऋतु में पानी बरसता है।
खासकर जो हमारी दक्षिणी हरियाणा की झीलें हैं ना, जिनमें आप ये मेवात की उजीना झील और इस तरह की सांगेल टाइप की झीलें, ये सिर्फ बारिश के मौसम में पानी लेके दिखती हैं। बाकी कुछ झीलें जैसे ब्रह्म सरोवर है, साल भर पानी बढ़िया रहेगा। दमदमा में भी पानी का इलाका बढ़िया है। तो कुछ चीजों के बारे में पढ़ेंगे अब। पेज नंबर 48 पर सेकेंड हाफ की हेडिंग है हरियाणा की झीलें। पहला पॉइंट सिर्फ पढ़ लो। हरियाणा की झीलें अपने सौंदर्य के कारण प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रमुख झीलों में पहली टिक करो ब्रह्म सरोवर, जो मैंने ब्रह्मा भगवान से जोड़ के बताई। अच्छा, ये पता है कितनी इंपॉर्टेंट है? एक विदेशी आया था अल बरूनी, उसने अपनी किताब लिखी किताब उल हिंद, उसमें लिखा कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक झील है। तो हम सोचे कि उस टाइम पर, आज तो चलो तुम्हें लगता है गीता जयंती महोत्सव है वो दिए रख दिए, लेकिन उस टाइम तो नहीं था ना, तब भी ये इंपॉर्टेंट थी। पढ़ के देखो, ब्रह्म सरोवर इंपॉर्टेंट झील है, थानेसर कुरुक्षेत्र में है। हिंदू धर्म का प्रतीक अल बरूनी, अंडरलाइन कर लो, अल बरूनी। बुक का नाम किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया। यहां लिख लो इसके पास, सर्वेश्वर महादेव मंदिर इसी झील में है वो, भगवान शिव जी का सर्वेश्वर महादेव मंदिर। 3600 गुणा 1500 फीट लंबाई चौड़ाई, 3600 इंटू 1500 फीट। और यहां मेला भरता है कब? सूर्य ग्रहण पर। वो तो हमारे पूरे कुरुक्षेत्र में भरता है। यहां लिख लो गीता जयंती, वो महोत्सव मनाते हैं, खुद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी आते हैं उसमें, गीता जयंती। चलो नेक्स्ट देखो, सुल्तानपुर। पहले बड़खल कर लो, फिर सुल्तानपुर समझा दूंगी। बड़खल टिक करना, फरीदाबाद। चट्टानी क्षेत्र, कौन सी चट्टाने हैं फरीदाबाद में? अरावली, अरावली। 1947, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 47 में निर्माण सिंचाई के लिए किया गया, 206 एकड़। तो 1947 आजादी के बाद आपने पंजाब हरियाणा में इसका झील का निर्माण किया। कौन सी का? बड़कल। कौन से जिले में है? तुम्हें इतना पता है, जब पाकिस्तान और हमारा बंटवारा हुआ था तो पंजाब के दो हिस्से हुए थे। हमें मिला था पूर्वी पंजाब और उन्हें मिला था पश्चिमी पंजाब। जो बॉर्डर पे गांव थे, इनमें तो हिंदू रहते थे ना बहुत सारे। तो अब ये जब अलग हो गए, एकदम से कहा भाई अलग हो गए, तो रातों रात ये भागे। ऐसे ही हमारा जो बॉर्डर उनसे लगता था, वहां मुसलमान रहते थे। तभी तो बेटा ट्रेन भर भर के मर्डर्स हुए। अगर लोग आते जाते ना, तो मर्डर कैसे होते? जब यहां से लोग आ गए ना भाग के, हमारे यहां से उन्होंने जो किया सो किया। इन लोगों को हमें दिक्कत हुई, पंजाब में बसाएं कहां, क्योंकि पूरा पंजाब घना बसा था। तब उस टाइम पर हमारे पीएम और हमारे राष्ट्रपति ने कहा, राजेंद्र प्रसाद और नेहरू ने, कि पूर्वी पंजाब जो हमें मिला है, ऊपर है सघन बसा। एक काम करो, इनको दक्षिणी पंजाब, जिसमें हमारा कौन सा इलाका पड़ता था? फरीदाबाद। बोले यहां खाली पड़ा है, चट्टाने हैं, ज्यादा खेती बढ़िया होती नहीं, मिट्टी वैसी थी। बोले यहां इनको बसा दो। तो फिर कहने लगे बसेंगे कैसे भाई, चट्टानों में खाएंगे क्या ये? तो इन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहला काम करो, इनके लिए सिंचाई की सुविधा करो। तो सिंचाई की सुविधा के लिए क्या बना दी? बड़खल झील, भाई बारिशों में पानी इकट्ठा होगा। दूसरा कहा, फरीदाबाद में धीरे धीरे करके बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगवा देंगे ताकि लोगों को काम मिले। और आज तुम देखो हरियाणा में हैवी इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, जेसीबी बनती हैं, ट्रैक्टर बनते हैं बड़े लेवल पर। तो कहां बनते हैं वो? ज्यादा लोगों को रोजगार मिला, और उस रोजगार के चक्कर में आज हम कहते हैं हरियाणा सबसे बड़ा शहर। एरिया कम है, शहर सबसे बड़ा, और सबसे बड़ी आबादी वाला नंबर 1 जिला है। ये उस टाइम पे घना बसा नहीं था जब ये झील बनी थी। पिक कर लो ये बड़कल झील। तो ये नगर सिंचाई के लिए बनी थी 206 एकड़ में 47 में। ठीक है, अब सुल्तानपुर और खलीलपुर के बारे में सुन लो। सुल्तानपुर एक गांव का नाम है, तुम्हें नाम में दिखाई दे रहा है किसका नाम लिखा है? सुल्तान। और पुर तो गांव के आगे लिखते ही थे, यानी ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पर इस प्रॉपर्टी का नाम क्या रख दिया गया होगा? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में एक झील है, और ये झील बिल्कुल किसी खास काम की नहीं है। इस झील में ज्यादा कोई बढ़िया पानी भी नहीं है, लेकिन पक्षियों के लिए बहुत अच्छी है। और इसीलिए सुल्तानपुर झील के ही कारण सुल्तानपुर के आसपास कीकर ही कीकर थी, इस झील के कारण। और इस एरिया में कोई खास खेती तो हो नहीं सकती, मिट्टी खराब थी, बहुत बढ़िया नहीं थी। तो इस झील पे क्योंकि पक्षी बहुत ज्यादा रहा करते थे, तो यहां धीरे धीरे करके डेवलप कर दिया पक्षी विहार। फिर उसी को आगे बढ़ा के हमने कर दिया नेशनल पार्क।
हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, जिनमें सबसे पहला पार्क यही है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। बहुत बड़ा नहीं है, 1989 में इसको नेशनल पार्क के बारे में बातचीत हुई और अगर ना मिले तो 1991 अधिसूचित कर दिया, लिखित में हो गया कि ये हमारे हरियाणा का पहला नेशनल पार्क है। यहाँ जानवरों के नाम पे कोई ज्यादा नहीं मिलते। हाँ, सर्दियां जब आती हैं अक्टूबर के आसपास और मार्च तक, यहाँ बड़ी संख्या में पक्षी आते हैं और ये होते हैं जो बाहर से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, जो उड़ के आते हैं विदेशों से। खासकर ज्यादातर माइग्रेटरी बर्ड्स साइबेरिया, आप सब जानते हो रशिया के ऊपर का हिस्सा बहुत ठंडा है, टुंड्रा का इलाका जहां कोई पेड़ पौधा नहीं है, वहां साइबेरिया का इलाका पड़ता है और वहां से सारस या क्रेन, बहुत भारी भारी से पक्षी होते हैं, ऊंचे ऊंचे लंबे पैर होते हैं। ये सोचो कितने हजार किलोमीटर उड़ के हमारे हरियाणा की इस झील पर आते हैं। फिर ये 5-6 महीने यहाँ रहते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जैसे ही सूरज हमारे इंडिया की तरफ 21 मार्च उत्तरायण की तरफ आने लगता है ना, वो पता होगा ना, इक्विनॉक्स होता है, दिन बराबर होते हैं, दिन रात, उस टाइम के बाद ये पक्षी यहाँ से उड़ जाते हैं वापस साइबेरिया। तो इसकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये हमारा नेशनल पार्क है पहला। टिक कर लो ये। बड़खल के ऊपर सुल्तानपुर झील, फर्रुख नगर, फर्रुख नगर, यहाँ एक रेलवे स्टेशन बनाया था नमक ढोने के लिए, नमक से भरी गाड़ी जाती थी, यहाँ स्टेशन बना। और खास बात जानते हो, इंडिया में 3 पटरियां चौड़ाई के हिसाब से बनाई गई थी। एक सबसे पतली जिसमें चौड़ाई कम थी, जिसे कहते थे नैरो गेज, और दूसरी जिसका नाम था मीटर गेज, और एक जिसका नाम था ब्रॉड। ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब चौड़ी, जब 2 पटरियां बीच में चौड़ाई ज्यादा हो, 5 फुट 6 इंच के बराबर, जैसे हमारे ये सोनीपत, पानीपत, अंबाला तक के, हमारे पूरे हरियाणा के मेन एरिया में, रोहतक की बेल्ट देख लो, जींद की देख लो, सोनीपत की देख लो, ये सारी ब्रॉड गेज है। इसकी चौड़ाई से बड़ी ट्रेन अभी हमने नहीं चलानी स्टार्ट की। मीटर गेज होती है जिसमें ठीक 1 मीटर का फासला हो, इसमें 1.67 मीटर, और नैरो होती है, इसको उलट दो, 0.76 मीटर, 0 से, तो 0.76, फिर 1, फिर 1.67, ये मीटर में है। इनके हिसाब से अगर ये देखें तो ये हमारे यहाँ से स्टार्ट होती है, पंचकुला के पास पड़ता है कालका, कालका, कालका स्टेशन से सबसे पहली ट्रेन जो हमने नैरो गेज की चलाई थी, वो कालका स्टेशन से और शिमला तक गई थी। इसके बीच की चौड़ाई बहुत कम है, इसलिए इसका नाम रखा गया टॉय ट्रेन। अंग्रेजों ने चलाई थी शिमला जाने के लिए। तो हमारा हरियाणा कितना लकी है कि हरियाणा में ब्रॉड गेज भी है, हमारे यहाँ नैरो गेज भी है, और मीटर गेज इस देश की पहली हमारे यहाँ बिछी थी। हम टारगेट नहीं थे, टारगेट कहीं और से कहीं और जाना था, हम तो बीच का स्टेशन थे। और उस मीटर गेज में ही जो तुम ये पढ़ रहे हो ना, कौन सा नगर, फर्रुख नगर, जो क्यों बनाई गई थी, नमक ढोने के लिए, इसका आप पार्ट थे। यानी एक तरह से मालगाड़ी टाइप मान लो। और आपके यहाँ ब्रॉड भी हैं, मीटर भी हैं, नैरो भी है। नैरो टॉय ट्रेन है, मीटर पुराने टाइम में नमक ढोने का काम करती थी, और जो मेन चल रही है सारी तरफ वो है हमारी ब्रॉड गेज। चलो ये टिक मार्क कर लो अब। बड़कल झील हो गया, सुल्तानपुर हो गया, खलीलपुर, खलीलपुर पढ़ना था ना हमें, ठीक है पढ़ो। खलीलपुर झील, नूह, नूह मतलब क्या, मेवात, मेवात, बस पढ़ लो। उत्तर पूर्व में स्थित है। वर्षा ऋतु, अंडरलाइन करो, वर्षा ऋतु में जल ग्रहण, ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है, तो सदा भरी रहती है, सूख जाती है। हाँ, तो ये बस वो है कि नूह की तरफ है, अदरवाइज कोई बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोटला झील भी नूह फिरोजपुर, टिक करना, नूह फिरोजपुर विशाल झील है, लेकिन सबसे विशाल तो हमारी दमदमा, जिसमें दम है, कितने हजार, 3000 एकड़। नीचे बीबीपुर और नजफगढ़ झीलें, थोड़ा सा सुन लो। बीबीपुर बेटा एक गांव है, एक बीबीपुर झील है, अलग अलग है ये। बीबीपुर गांव तो फेमस है, वहां एक सरपंच ने सेल्फी विद डॉटर करके एक अभियान चलाया था 2015 में, पुरानी बात हो गई, अब वो यूनिसेफ से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये नजफगढ़ झील है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। नजफगढ़, गढ़ का मतलब क्या होता है, किला, प्रॉपर्टी, भाई मेरा गढ़ है ये। नजफ, एक नजफ कुली खां नाम का एक आदमी था, उसने ये बसाया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया नजफगढ़। नजफगढ़ जो इलाका था, यहाँ पे बाहर जहाँ शहर बसा है, उसके बाहर एक बहुत ही बदबूदार सा एरिया है जिसे कहते हैं नजफगढ़ झील, किताबों में।
वैसे उसका नाम है नजफगढ़ का नाला। बहुत ही ज्यादा गंदी अवस्था में, इतना काला पानी है, उसमें पानी दिखता ही नहीं है, इतना ज्यादा काला है, सारी गंदगी शहर की। और नजफगढ़ नाले की खास बात क्या है, एक नदी जिसमें कभी कभी गलती से पानी आता है, हरियाणा की, दक्षिणी हरियाणा की सबसे इंपॉर्टेंट नदी जिसका नाम है साहिबी। इससे बड़ी साउथ हरियाणा में कोई नदी ही नहीं है, और ये सिर्फ बारिशों में चलती है, वरना दिखती भी नहीं है कहाँ। ये मसानी गांव इसमें अपना रेवाड़ी में, इसके ऊपर हमने एक बांध बना रखा है। पानी कभी नहीं आता, लेकिन बांध है जिसका नाम है मसानी बांध, क्योंकि गांव में है। कौन से गांव में? मसानी। ये 1977 में एक बार गलती से बाढ़ आ गई थी दिल्ली में, दिल्ली डूब गया था, खासकर गुड़गांव फरीदाबाद से लगते गांव बिल्कुल डूब गए थे 77 में। उस टाइम पर दिल्ली के गांव में जो गाय भैंस थी ना, इनकी सेफ्टी के लिए उनको पैदल पैदल लाके, और जो हरियाणा में जिनकी रिश्तेदारी थी यूपी में, वो वहां तक गए थे पैदल पैदल 1977। तब फिर दिल्ली ने कहा कि भाई हरियाणा की वजह से हमारा दिल्ली डूबा, हरियाणा अपनी नदियों का ध्यान रखे। उत्तर में हमें दिक्कत नहीं थी, दक्षिणी हरियाणा में हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। फिर हमने डिसाइड किया कि मसानी गांव रेवाड़ी में है, यहाँ एक बांध बनाते हैं, भूले भटके कभी पानी आया तो यहाँ रोक लेंगे, दिल्ली तक नहीं पहुंचेगा, रेवाड़ी में ही रुक जाएगा। तो हमने यहाँ मसानी बांध बनाया। इसमें पानी आया ही नहीं बेटा, तब के बाद 77 के बाद अगली में पानी ही नहीं आया, ये सूखी पड़ी है। अब इसकी हालत सोचो, ये नदी जाके किस में गिर रही है? एक नाले में, इतना गंदा बदबूदार नाला, यहाँ गिर गई ये नदी, थोड़ा बहुत पानी झज्जर वज्जर से आती हुई, फिर ये नाला जाता है और देश की एक इंपॉर्टेंट नदी में गिर जाता है जिसका नाम है यमुना। ये यमुना जो इतनी गंदी है ना, इतनी गंदी कर दी हम लोगों ने, इसका कारण खुद देखो। किसका पानी भी यमुना नदी? नाले का, पूरा गंदगी का पानी नाले का, वो भी यमुना नदी में। तो ये साहिबी नदी का पानी अगर ध्यान से समझे, इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन साहिबी का पानी किसमें गया? यमुना नदी में। चलो पढ़ के देखो। बीबीपुर और नजफगढ़ झीलें। बीबीपुर के पास लिखो केयू, ये कुरुक्षेत्र वाली है, कुरुक्षेत्र। और कहते हैं सरस्वती नदी जहां से बहती थी पुरानी, अब तो बहती नहीं, उसके मार्ग में पड़ता है, लिख लो यहां, सरस्वती के मार्ग में बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र में, सरस्वती के मार्ग में। नजफगढ़ झील के पास लिख लो, किसमें गिरेगी बाद में? ये यमुना में, लिख लो यहां लास्ट में यमुना, और साहिबी नदी इसमें गिरती है लास्ट में, अंत में यमुना। ये दो मैदानों में स्थित हैं, ये पहाड़ों में नहीं है। जैसे अभी तुमने पढ़ा नूहू वाली या ये सूरज कुंड वाली, ये कहां थी? ये पहाड़ी। दो झील हरियाणा की मैदानों में है, कौन कौन सी? एक बीबीपुर कुरुक्षेत्र की, और नजफगढ़। नजफगढ़ दिल्ली का पार्ट है, लेकिन जो मेन नदी गिर रही है वो हमारी है। कौन सी नदी? साहिबी, इसलिए इसमें मान लिया। अब नीचे आ जाओ, राज्य की अन्य प्रमुख झीलें। पहली टिक करो कर्ण झील, इसी का नाम है चक्रवर्ती, वेरी इंपॉर्टेंट। निर्माण 1972 में किया गया। क्या ये कर्ण 1972 में था? नहीं, इसका मतलब तब ये झील जैसी कच्ची टाइप की झील थी, अब क्या कर दिया? बोटिंग, टूरिज्म, लोग आते हैं, पैसा कमाने का साधन, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने काम किया, हरियाणा टूरिज्म ने 1972 में, टिक कर लो 72, 17 एकड़, तो 1972 17 एकड़। बीबीपुर झील टिक कर लो कुरुक्षेत्र, कैसी झील है ये? मैदानी, लिख लो यहां अपने आप मैदानी। नजफगढ़ झील, नजफगढ़, ये भी मैदानी। कौन सी नदी गिरती है इसमें? साहिबी। और फिर ये किसमें गिरती है? हाँ लिख लो साहिबी इसमें, ये यमुना में। नजफगढ़ झील साहिबी इसमें और ये यमुना में, तो दो नदियां हो गई, एक इसमें आके गिर रही है, फिर ये अपना पानी यमुना तक पहुंचा रही है। ब्लू बर्ड झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे छोटी, हिसार 12 एकड़, यहां लिख लो छोटी, छोटी झील है। एक तुम्हारे पास 3000 एकड़ की है और एक 12 एकड़ की। चंदेली झील टिक कर लो, नूह मेवात। मेवात में बहुत झीलें हैं। मेवात में किस कारण झीलें होंगी? पहाड़ियां, पहाड़ियों के कारण। तो चंदेली, टिक्कर ताल, फेमस है ना टिक्कर ताल, तो ये है पंचकुला, टिक्कर ताल। और भिंडावास, दो वास भी हैं, एक का नाम है, हाँ, दो वास में एक का नाम है भिंडावास और एक का नाम है खापड़वास, या इसी को कहते हैं खप्परवास, इसी का नाम है कापड़वास। पेपर में कुछ भी आ जाएगा, हमें सारे पता हो। ये एक और ये एक है सारी, और एक ये है। इनमें से सबसे सुंदर झील है भिंडावास में, और अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध थी। इसको 2021 में रामसर साइट्स की लिस्ट में
कुछ ऐसी साइट्स की लिस्ट बनी हुई है, इंटरनेट पे आप देख सकते हो, जो रामसर साइट्स कहलाती हैं। ईरान के एक शहर रामसर में बहुत पहले इकट्ठे होकर समझौता किया कि जहां अच्छा इकोसिस्टम हो, जानवर पक्षी और ये सब रहते हो, वो हमें बता देना, नेचुरल होना चाहिए। रामसर में बैठ के कहा वहां कुछ टीम आएगी और अगर हमें लगेगा ये साइट बढ़िया है, नेचुरल, तो हम उसका नाम लिख देंगे। हमने बहुत बार नाम भेजा, जी हमारा नाम लिख दो, नाम लिख दो। इंडिया से बहुतों के नाम है, अलग अलग देशों के नाम है, लेकिन हमारे हरियाणा से पहली साइट के रूप में उनकी टीम आई, उन्होंने कहा ठीक है इसको हम रामसर साइट की लिस्ट में लिख रहे हैं। कौन सी साइट को? भिंडावास। एक और था, एक है हमारा सुल्तानपुर, ये गुरुग्राम वाला, ये झज्जर वाला। इन दो साइट्स को 2021 में जगह मिल गई रामसर साइट्स की लिस्ट में। रामसर शहर का नाम है, अंडरलाइन कर लो ये, भिंडावास झज्जर। यहां लिखो रामसर साइट 2021 में। रामसर साइट, रामसर ईरान का शहर है। रामसर साइट 2021 सुंदर झील के लिए फेमस है। ये भिंडावास झज्जर में पड़ती है, झज्जर भी लिख ले, झज्जर तो लिखा हुआ है। अगले पेज पर आओ। सन्निहित, एक झील का नाम क्या कह रहे हैं? हाँ, निहित का मतलब क्या होता है? किसी चीज में होना, इसमें निहित है ना। कहते हैं भगवान विष्णु परमानेंट यहीं रहते हैं, विष्णु का स्थायी निवास ये झील है। और ऐसा मानते हैं कि इस झील में कोई स्नान कर ले तो उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य मिल जाता है। तुम्हें पता होगा वैदिक काल में 4-5 तरह के यज्ञ थे, जिनमें से एक यज्ञ था अश्वमेध। राजा कराते, प्रतापी राजा, अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए। तो ये विष्णु का स्थायी निवास है, परमानेंट एड्रेस हो गया भगवान जी का हमारे यहाँ सन्निहित तीर्थ में या सन्निहित झील में। अंडरलाइन कर लो सन्निहित झील। यहां लिख लो भगवान विष्णु, भगवान विष्णु। और कहते हैं पुराने टाइम में 7 नदियां आके इसमें गिरती थी, लिख लो 7 नदियों का संगम। ये बहुत पुराने टाइम की बात है, वो नदियां नहीं है, 7 नदियों का संगम। कॉमा लगा के लिखो। पूर्वजों का पिंडदान भी कर सकते हैं यहां, पूर्वजों का पिंडदान। यही लिख लो सूर्य ग्रहण पर, सूर्य ग्रहण पर स्नान। और वो किसके बराबर बताते हैं सूर्य ग्रहण पर स्नान? 1000 अश्वमेध यज्ञ, उसका एक तरह से वो मिलेगा फल। तो बड़ी जगह है सन्निहित। कौन से भगवान का परमानेंट? विष्णु भगवान का। चलो अगले टिक करो। सूरज कुंड, इसी को मयूर झील भी कहते हैं, फरीदाबाद में सूरज कुंड। ये सूरजपाल तोमर नाम का राजा था बेटा, अनंगपाल तोमर याद है? दिल्ली बसाई थी 736 में, उन्हीं के वंश में। तो सूरज कुंड, मयूर झील, फरीदाबाद। यहां लिख लो क्राफ्ट मेला 1987 से, क्राफ्ट मेला 1987 से। बुलबुल झील टिक कर लो, जींद में है बुलबुल। बिदक्यार झील, इसी का एक नाम है केदार झील, ये पुराना नाम है इसका, ये कैथल में है। पुराना नाम वृद्ध केदार लिखा है ना, वही है ये वृद्ध केदार झील। वैसे केदारनाथ तो ऊपर है, लेकिन हमारे यहाँ केदार है। कौन सी जगह? बिदक्यार, इसको बिंदक्यार भी कहते हैं। कहां पर है ये? कैथल में। इंपॉर्टेंट है बेटा ये। यहां लिख लो 16 मंदिरों से घिरी। कहते हैं इसके 16 मंदिर थे, और केदारनाथ के मंदिर ही तो फेमस है वहां का, शिव मंदिर। तो हमारे यहाँ का वृद्ध केदार झील कहते हैं। बिंदक्यार या बिदक्यार को कितने मंदिर थे यहाँ? 16। 16 मंदिरों से घिरी झील का नाम क्या है? बिंदक्यार या बिदक्यार। कौन से जिले में है? कैथल। तुम्हें याद है कैथल में नवग्रह कुंड भी हैं, भगवानों का बड़ा वो था यहाँ। नेक्स्ट टिक करो। तिलियार झील रोहतक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछ चुके। बताओ कौन सा जू है यहाँ? रोहतक का, रोहतक का जू है ना। हरियाणा में बड़े जू में किसका नाम आता है? रोहतक के जू का। इसके बिल्कुल पास ही तो है, तिलियार झील के पास रोहतक, वेरी इंपॉर्टेंट। सुखना झील पड़ती है चंडीगढ़ में। पंचकुला में कौन सा ताल था वो? टिक्कर ताल। ये 2 हो गए बिल्कुल आसपास। सुखना लेक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, सब बहुत लोग जो चंडीगढ़ जाते हैं वहां घूमने जाते हैं। सुखना झील पड़ती है चंडीगढ़ में, और टिक्कर ताल पड़ता है हमारे यहाँ। और तुम्हें पता हो हरियाणा में एकमात्र एक ही हिल स्टेशन है, वो यही जो टिक्कर ताल के आसपास का, मोरनी हिल्स में पड़ती है ये। सुखना झील चंडीगढ़ फेमस है। संगेल, उजीना झील नूह में। ओट्टू झील, धनुर झील, सिरसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
O2 पर एक छोटा सा बांध भी बना रखा है। जब ये घग्गर नदी राजस्थान की तरफ जाती है ना, उससे पहले लास्ट स्टॉप है हरियाणा का सिरसा। वहां के बाद ये 2 हिस्सों में बढ़ती है। तो इस घग्गर नदी पर ही हमने एक बैराज, बांध तो बड़ा होता है, मान लो ये घग्गर नदी है, घग्गर नदी बाहर से आती है और हमने घग्गर नदी में सिर्फ बारिश में पानी आता है, लेकिन ऊपर के ऊपर जब ये यहाँ आई तभी हमने यहाँ 4 बांध बना रखे हैं। है तो कम ऊंचाई के, लेकिन पंचकुला में छामला, दीवानवाला, दंगराना और कौशल्या, 4 नाम हैं, 4 बांध हैं कम ऊंचाई के। ये किस जिले में पड़ेंगे? हमारे पंचकुला में। उसके बाद ये नदी बहती बहती बारिश में बहती है, आगे आती है सिरसा। सिरसा के बाद ये 2 पार्ट्स में बढ़ती है। यहीं पर एक बैराज बनाया हुआ है जिसका नाम है O2, O2 बैराज। यानी अकेली घग्गर पर कितने बांध या कितने बैराज हो गए? 5। पंचकुला के 4, दीवानवाला, दंगराना, छामला, कौशल्या, कम ऊंचाई के बांध। ये तो एंट्री पर है। फिर एग्जिट जब करेगी वहां भी हमने एक O2 बैराज बना लिया, वही बता रहे हैं। टिक कर लो, ये O2 झील, धनुर झील इसी का नाम है, बैराज बनता है यहाँ सिरसा में। किस नदी पर है ये? घग्गर। लिख लो, घग्गर के 5 बांध सबको पता हो? ठीक है, नीचे दिए बांध, यहां मत लिखना, मैं अपने आप करा दूंगी, बस यहां लिख लो घग्गर। अब आगे आ जाओ, बड़कल झील फरीदाबाद में है, सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, 206 एकड़ में फैली बड़कल झील। टूरिज्म में नंबर 1 कौन सी झील है? बड़कल। अगली टिक करो, दमदमा झील, 3000 एकड़ में फैली, गुड़गांव में सबसे बड़ी। अगर कहें सबसे बड़ी तो दमदमा, गुड़गांव, और सबसे ज्यादा पर्यटक तो 206 एकड़ की बड़कल पर। कौन सी तोमर वंश के राजा ने बनवाई थी? सूरजकुंड। कौन सी कर्ण के नाम पर है? उसी का एक नाम है चक्रवर्ती। कितने एकड़ की है? 17। एक बिद क्यार भी है जिसे क्या कहते हैं? वृद्ध केदार। कितने मंदिर थे वहां? 16। कहाँ है वो? कैथल में। कहाँ भगवान विष्णु परमानेंट रहते हैं? सन्निहित में। और कितनी नदियां पुरानी थी वहां? 7 नदियां। चलो आगे टिक करो, चिल्ली झील पड़ती है फतेहाबाद में, चिल्ली बाद, डबचिक होडल पलवल में। ठीक है, अब आ जाओ सिंचाई के टॉपिक पर। सिंचाई वैसे लंबा है, आज के हिसाब से हो नहीं पाएगा, एक छोटा सा टॉपिक और कराती हूँ। एक काम करो, पेज 50 निकालो, 50, क्योंकि टाइम कम है ना। ये कराती हूँ, सिंचाई की परियोजनाएं। ऊपर देखो सिंचाई परियोजना लिखा है, इसमें कुछ नाम इंपॉर्टेंट है। पहला टिक करो, नांगल। चलो एक छोटा सा पॉइंट पहले समझ लो, बार बार बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। बोर्ड पे देखो, एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट है इंडिया का, नाम है भाखड़ा नांगल। इसको ध्यान से समझना। एक स्टेट है ताकतवर पंजाब, एक स्टेट है हिमाचल, एक हम हैं हरियाणा। पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर एक बहुत ऊंचा बांध बनाया, ग्रेविटी डैम, बहुत ऊंचा, जिसका नाम रखा गया भाखड़ा नांगल। यहां मान लो, यहां एक बड़ा डैम, पानी को रोकने वाला ही तो डैम होता है, तो एक डैम बना दिया हिमाचल पंजाब की सीमा पर, जिसको नाम दिया गया भाखड़ा। इसके 15 किलोमीटर दूर एक और डैम बनाया जिसे नाम दिया गया नांगल। तो भाखड़ा और 15 किलोमीटर दूर उसका नाम क्या है? नांगल। नांगल। अब बहुत लोग इनको इकट्ठा इसलिए बोलते हैं क्योंकि 15 किलोमीटर, 2 बड़े डैम, कोई बहुत अंतर नहीं है, इसलिए नॉर्मल आदमी सोचता है ये एक ही डैम है, भाखड़ा नांगल। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाखड़ा से, ध्यान से समझना, अब भाखड़ा से नहर निकाली गई यहां से, और ये सोचो हिमाचल पंजाब के बॉर्डर से फिर पंजाब में एंटर हो गई, और ये नहर ऐसे आके फिर हरियाणा में एंटर हुई फतेहाबाद, टोहाना के पास से। और इसके कारण हमारा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और कैथल, कितने जिलों का नाम लिया? 4। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, कैथल, इन 4 जिलों में बढ़िया सिंचाई, बहुत बढ़िया सिंचाई हुई इस एक नहर से, जो नहर निकल के आई थी भाखड़ा से। भाखड़ा नांगल नहर परियोजना, इकट्ठे बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां से शुरू तो हुई थी हिमाचल से, लेकिन फिर किस राज्य में गई? पंजाब। अब इसके अंदर पानी चल रहा है, वो पानी यहां से नहर से होता 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 और आपके हरियाणा के 4 जिलों को फायदा पहुंचा गया, जिसमें सिरसा है, जिसमें हिसार है, फतेहाबाद है और कैथल है। आगे जाके ना बेटा इसकी पतली पतली सी ब्रांचेस, ऐसे पता है ना, ब्रांचेस बना देते हैं, उससे भिवानी रोहतक को फायदा भी हुआ, लेकिन मेन कहेंगे तो 4 जिलों को। अब उधर ही देखो भाखड़ा।
भाखड़ा से भी 15 किलोमीटर दूर ही है, एक नहर निकाली गई और नांगल से बेसिकली भाखड़ा के पास जो पड़ता है नांगल, यहां से निकाली नहर का टारगेट रखा कि इसको हम जो ऊंचे एरिया हैं जहां हमें लिफ्ट सिंचाई, लिफ्ट पता है ना, ऊपर उठाना, उसे हिंदी में कहते हैं उत्थापन, उत्थापक कह लो, उत्थापन कह लो, उठाने वाली, क्योंकि बहुत सारे एरिया होते हैं जो नॉर्मल एरिया से थोड़े ऊंचाई पर है। हमारे भिवानी की बेल्ट भी बहुत ऊंचाई पर है, टीले तरह का, टीले वाला जो एरिया है। ऐसी सिंचाई परियोजना का नाम है लिफ्ट सिंचाई, लिफ्ट कैनाल ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट कहते हैं इसे, या उत्थापक सिंचाई परियोजना। नांगल पे जो बांध बना, वहां से नहरें टारगेट लेके निकाली गई और उनका एक टारगेट था इस बेल्ट में, जो ये हमारी ऊपर की बेल्ट है, कौन से जिले पड़ेंगे? अंबाला, अंबाला के आसपास ना, इन तक पानी पहुंचाना। आप सबको पता है अंबाला में आम की खेती बहुत बढ़िया होती है, अंबाला तो प्रोडक्शन अच्छा करता है ना, तो अंबाला का टारगेट बनाया कौन सी उत्थापक ने, कौन सी लिफ्ट ने, कहां से निकलने वाली ने? नांगल ने। और भाखड़ा वाली का टारगेट कहां तक था? जो हमारे बड़े एरिया है, क्या पैदा करते हैं ये चारों ज्यादा? गेहूं, गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा था ना, गेहूं को पानी ज्यादा चाहिए। इसलिए समझा रही हूँ कि कल जब भाखड़ा और नांगल अलग अलग पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन में मत रहना। हमारे हरियाणा में सबसे पहला जो प्रोजेक्ट हमने ऊंचाई के खेतों के लिए बनाया वो था जूई नहर परियोजना, उसका नाम था जूई नहर परियोजना। जूई नहर प्रोजेक्ट अलग होने के कुछ साल बाद ही हमने इस पे काम कर लिया और इसका टारगेट रखा भिवानी की बेल्ट में बहुत बड़ा एरिया जो ऊंचा उठा हुआ था, जिसे कहते हैं लिफ्ट सिंचाई की जरूरत है, उसके लिए ये हरियाणा का फर्स्ट प्रोजेक्ट था। ऐसा नहीं कि हमारे पास इससे पहले नहरें नहीं थी, हमारे पास बहुत पुरानी 12वीं शताब्दी के टाइम में कच्ची नहर थी जिसको 14वीं शताब्दी में पक्का करवाया था। किसकी बात हो रही है? बताओ कौन सी नहर की बात हो रही है? ये पश्चिमी यमुना नहर। ये किस टाइम की है? पृथ्वीराज चौहान, कच्ची बनवाई थी ना और फिर उसको पक्का करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, जिसको कहते हैं शाह ए नहर या शाह ए शहर। इसके बाद कुछ सालों बाद इसमें पानी रुकने लगा, गाद, फिर एक GR ब्लेन, बंगाल इंजीनियर ग्रुप्स, फिर अंग्रेजों ने काम किया। फाइनली आज अगर हम देखें तो हमने इस पे काम कर रखा है और पहले जो हमारा बांध था क्योंकि उस पे बहुत ज्यादा गाद इकट्ठी हो गई, पानी को रोकने लग गई, फिर हमने इससे 2 किलोमीटर दूर एक नया बना लिया। हथनीपुर और ताजेवाला, दोनों के नाम सुने हैं ना? सब लोग सोचते हैं ये एक है, ये एक नहीं है। ताजेवाला और हथनीपुर दो अलग प्रोजेक्ट हैं। हाँ, टारगेट एक ही है, दोनों को सेम पानी, बस एक पुराना था एक नया, 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं पे पानी रोकने लगे, दिशा थोड़ी सी बदल दी, पता भी नहीं चला। नॉर्मल लोगों को तो पता भी नहीं कि अलग अलग है, लोग कहते हैं ताजेवाला हथनी कुंड, वो एक ही समझते हैं, जबकि हमें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, पता है कि ये अलग अलग है। ये हरियाणा की ओल्डेस्ट कैनाल सिस्टम था, सबसे पुराना सिंचाई के लिए नहरों का जाल। कौन सी नहर थी ये? आज भी ये पूरे हरियाणा की एक तरह से लाइफ लाइन है। लेकिन अगर तुमसे पूछे कोई कि लिफ्ट में पहली कौन सी बनाई तुमने, तो जूई नहर। जूई नहर भिवानी की बेल्ट के लिए बनाई और इसके अलावा, जूई के अलावा तुमने वहां पर लोहारू, लोहारू भी तो इलाके का नाम है, उसके अलावा एक का नाम ही भिवानी रख दिया। जूई का तुमने नाम कुछ और नहीं रखा, लेकिन लोहारू का जो उत्थापक था ना उसका नाम रखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और जो भिवानी प्रोजेक्ट था इसका नाम तुमने अपने हरियाणा के सेकंड राज्यपाल के नाम पर, VN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के नाम पर। इसका मतलब 3 इंपॉर्टेंट है लिफ्ट में जो आज पढ़ा रही हूं, कल बाकी पढ़ाऊंगी। जूई, लोहारू, भिवानी। जूई का कोई नाम अलग नहीं है, ये हरियाणा का पहला लिफ्ट सिस्टम है सिंचाई के लिए। दूसरा नाम मैंने लिया लोहारू, इसका नाम है इंदिरा गांधी। तुम भूलोगे इंदिरा को लौह, या फिर इसे कहते हैं आयरन लेडी, जैसे लौह पुरुष थे ना ऐसे आयरन लेडी भी थी, तो जैसे लोहा दिखे इंदिरा गांधी। और एक का नाम ही भिवानी है, भिवानी उत्थापक नहर परियोजना, इसका नाम हमने रख दिया वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के नाम पर। ये हरियाणा के लॉन्गेस्ट टर्म देखकर गए 9 साल का एज राज्यपाल या गवर्नर, और इनसे लंबे टाइम का गवर्नर आपके राज्य में कोई नहीं था। इनकी ऑफिस में ही डेथ हुई, अदरवाइज क्या पता 10-12 साल पकड़ लेते, लेकिन ये कार्यकाल के बीच में ही मर गए। तो हमने इनका रिगार्ड, इनको रिस्पेक्ट देने के लिए एक नहर का नाम इनके नाम पर कर दिया। कौन सी नहर का? भिवानी नहर। क्या नाम है इसका?
VN चक्रवर्ती नहर। और जुई का नाम क्या है? कोई नहीं है, जुई का वही नाम है, कोई एक्स्ट्रा नाम नहीं है। लोहारू वाली का नाम क्या है? हाँ, इन सब का टारगेट एक था, कौन सी बेल्ट के ऊपर काम करना? भिवानी प्लस अब अगर कहेंगे तो चरखी दादरी, क्योंकि वो अलग हो गया ना। अदरवाइज पहले एक ही टारगेट था, भिवानी का जो उठा हुआ एरिया है, कई लाख हेक्टेयर जमीन तक पानी की पहुंच बनाना। क्या ये तीनों क्लियर हो गई हैं? इनको कल पढ़ा दूंगी बेटा। चलो।